Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं ICAR IRA टेक्नीशियन के लिए जो साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। इससे आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं 25 मार्क्स के, और इसमें इफेक्ट्स ऑफ करंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। और इवन इन्होंने इफेक्ट ऑफ करंट दिया है। दैट मीन्स कि देखो, एक तो होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर होते हैं करंट के इफेक्ट। मेजरली आपके 10th क्लास तक दो ही बताए गए हैं, फिर आप आगे चल के और भी चीज़ें आती हैं इसमें, लेकिन हमें दो ही पढ़ने हैं। एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, ये दूसरा आपका होता है मैग्नेटिक, यानी कि जो चुंबकीय प्रभाव होता है करंट का, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो एक एक करके समझेंगे। पहले करंट क्या होता है, करंट के ऊपर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्या न्यूमेरिकल्स, क्या क्वेश्चन जो भी है वो नहीं भी आता, अपने आज तक करंट के बारे में सी भी नहीं सुना, तो उसका भी सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन जो भी है कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। पेन और पेपर लेके बैठ जाओ कहीं पे शांत सी जगह पे, और जितनी बातें बताऊंगा बिल्कुल दिमाग खोल के सुननी है। ठीक है, बाकी की जो आपकी क्लासेस हैं, वैसे मैंने आपको केमिस्ट्री है जो 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री मैंने आपको करा रखी है, और उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वो करने के बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, वो उससे बाहर कोई किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको उसमें मैंने ह्यूमन आई भी करा रखा है और सेल भी करा रखा है, काफ़ी सारे टॉपिक करा रखे हैं। एक बार खुद से भी देख लेना आप जाके किसमें क्या है, तो आपको वो मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी हैं साथ के साथ, वो भी कर लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। ठीक है, और ये चीज़ें हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मैं आप पिन कर दूंगा, तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी डाल दूंगा, और जो कौन कौन से लेक्चर आपको करने हैं ये भी बता दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। इधर उधर की ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा देखो यहाँ पे करंट एंड इट्स इफेक्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि करंट होता क्या है। ठीक है ना, क्या होता है करंट। जब भी हम करंट की बात करते हैं ना, किसी भी एक सपोज करो यहाँ पे एक आपका वायर पड़ा हुआ है, ये आपका एक कॉपर वायर पड़ा है। ठीक है, आपको पता है कॉपर वायर में जो करंट है वो काफ़ी जो अच्छा कंडक्टर होता है करंट का। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, ये कॉपर वायर पड़ा है, क्या इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा? मैंने तो अगला बच्चा बोलेगा नहीं सर, इसमें अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई भी आपने इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड नहीं करी है, या फिर इसको किसी भी आपने वोल्टेज से नहीं जोड़ा, तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे कोई करंट नहीं आएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों, कि इसको जैसे हमने किसी वोल्टेज में डाला, इसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। तो वो बच्चा ये बोलेगा कि सर यहाँ पे ना कुछ चार्जेस होते हैं जिन्हें हम आवेश बोलते हैं, यानी कि वो बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहते हैं। ठीक है ना, जो भी कंडक्टर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खाली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ आपकी वैकेंसीज होंगी। अब इस पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपका 12th पे चला जाएगा, ये सब टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे, बेसिक से समझना। मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसके ऊपर एक चार्ज होगा, यानी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ चार्ज होता है। चार्ज की वजह से आपका करंट यहाँ पे जैसे ही लगेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम घूम के जाने लगेगा, और ये आपका इसमें करंट जो है वो फ्लो कर जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी ये वाली कहानी तो सही है। नाउ चीज़ों को समझते हैं। जब ये जो चार्ज पड़ा हुआ है, समझना करंट है क्या। मैंने बोला करंट पहले कुछ नहीं था, इस वायर के अंदर करंट का नामो निशान नहीं था, लेकिन जब यही चार्ज मूव करने लगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब ये चार्ज मूव करने लगा, तो वही मेरा क्या हो गया, करंट। तो जो चार्ज आपका फ्लो कर जाता है इन पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट समय में कोई चार्ज है, सपोज करो वो चार्ज आपका Q है। ठीक है, Q से जो है चार्ज को डिनोट किया जाता है। तो Q चार्ज अगर फ्लो कर गया, ध्यान देना मैंने क्या बोला, फ्लो कर गया यानी कि बह गया किसी भी कंडक्टर से। ठीक है, अपने दिमाग में डालते जाओ ये डेफिनेशन, किसी भी कंडक्टर से अगर फ्लो कर गया एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो टाइम पीरियड आपका 5 सेकंड का भी हो सकता है, 10 सेकंड का भी हो सकता है, वो 1 सेकंड का भी हो सकता है। 1 सेकंड का हो गया तो इसको ही बोल देते हैं यूनिट टाइम। ठीक है ना, क्या बोल देते हैं, 1 सेकंड को यूनिट टाइम बोल देते हैं। क्लियर है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, जब ये चार्ज टी टाइम तक फ्लो करा, तो यही आपका क्यू अपॉन टी क्या हो गया, करंट हो गया, यानी कि अब करंट फ्लो करने लग गया, इसको हमने बोल दिया करंट। अब इस करंट को हम डिनोट कर देते हैं आई से। ठीक है ना, किससे डिनोट कर देते हैं, स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं कैपिटल आई भी मिलेगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई क्या, दिमाग में घुस गई इतनी सी बात। अब इसी को अगर मैं इस तरीके से बोल दूं कि किसी ये कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका एक कंडक्टर पड़ा है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। मैंने कहा कि इस कंडक्टर के अंदर एक चार्ज, अब ये जो चार्ज होता है इसकी ऐसा यूनिट कूलाम्ब होती है। ठीक है ना, ये नोट डाउन कर लेना, क्या होती है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम्ब होती है। तो मैंने कहा एक कूलाम्ब चार्ज इससे फ्लो कर गया,
और 1 सेकंड के लिए फ्लो किया है। तो मैंने कहा भाई इसमें कितना करंट फ्लो कर जाएगा, I इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकंड इक्वल टू 1 एम्पियर। अभी एम्पियर क्या है, एम्पियर होती है करंट की SI यूनिट। तो 1 एम्पियर में आपका कूलम्ब अपॉन सेकंड होता है। ये अगेन मुझे रिपीट करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है, ठीक है। अब ये नोट डाउन करना, यहाँ पे अगर आपसे कभी भी बोला जाए 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर को कैसे लिखोगे, 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। 10 की पावर -3 को बोलते हैं मिली, ठीक है। और अगर मैंने बोला माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो का साइन ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो। तो 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं आपके 10 की पावर -6 आपका 10 की पावर -6 एम्पियर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक माइक्रो में 10 की पावर -6 होता है, और आपका जो मिली एम्पियर होता है इसमें 10 की पावर -3 होता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछ लिया गया है, सीधा का सीधा MCQ में क्वेश्चन, 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, ठीक। तो आते हैं नीचे यहाँ पे। अब देखो ये जो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, सॉरी, ये जो आपको यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, इसी से हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अच्छा, आपने अभी तक ना करंट अगर कभी पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़ें रटी होंगी कि ऐसा ये होता है, यहाँ से चार्ज ऐसा फ्लो होता है, वैसा फ्लो होता है। अब मैं जो पढ़ाऊँगा ना आज, आपको सब समझ आ जाएगा। फिज़िक्स पढ़ने का ना एक्चुअल जो तरीका होता है वो होता है कि वाई, हर चीज़ के साथ वाई लगा दो, ऐसा है क्यों? अब कई लोगों को खुद ही नहीं पता होता तो वो रटा ही देते हैं चीज़ों को। अब समझना, मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा और इसके बाद ना इसको आपको कभी रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब ये सर्किट डायग्राम है, मैंने आपसे बोला कि यार करंट जो होता है ना, वो चार्ज के फ्लो होने से होता है। अब ये अपना एक कंडक्टर है, सपोज़ करो ये कॉपर का वायर है, मैंने कॉपर का वायर उठाया और यहाँ पे लगा दिया। और इस कॉपर के वायर में यहाँ पे मैंने क्या करा कि ये यहाँ पे मैंने 3 सेल का एक सीरीज़ जोड़ दी, और 3 सेल की सीरीज़ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपकी क्या है, एक बैटरी है, ठीक है ना। क्या है आपकी, ये एक बैटरी है। अब ये बैटरी हो गई, ठीक है। और ये एक, अगर मैं एक की बात करूँ तो ये एक सेल हो जाएगा, दोनों मिला के बात करूँगा बैटरी हो जाएगा। और किसी भी बैटरी में जो बड़ा वाला वर्टिकल लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली लाइन आपको लाइन दिख रही है वर्टिकल, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आगे चल के हमने देखो यहाँ पे एक स्विच भी जोड़ दिया, स्विच जोड़ दिया, ठीक है, ये भी बढ़िया बात होगी। फिर मैंने कहा आगे चल के देखो यहाँ पे एक ये बढ़िया सा ये लगा हुआ है ना, तो ये है एमीटर। अभी इसको थोड़ा सा साइड में रखो, बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा यहाँ पे ये हमारा लगा हुआ है एक बल्ब, ठीक है ना, ये किसका साइन है, बल्ब का है। अब मैंने कहा कि यार ये बताओ मुझे, ये एक आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपको पता है चार्ज पड़ा होगा। चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर। अब मैंने कहा कि यार जो एक्चुअली में होता है ना किसी भी एटम में, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो बस न्यूक्लियस में ही होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा ना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बस न्यूक्लियस पे होता है। बाकी का जो भी आपकी यहाँ पे शेल्स होती हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और वो इलेक्ट्रॉन ही बाहर घूम रहा होता है सारा का सारा। इतनी सी बात तो पता होगी ना, हाँ, इतने बड़े हो गए हो। तो मैंने कहा यार इस कंडक्टर में ना एक्चुअली में यहाँ पे जो बाहर इसके कंडक्टर की सरफेस पे बैठे हुए होंगे वो इलेक्ट्रॉन बैठे हुए होंगे। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे, यहाँ पे कुछ बैठे होंगे, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट यहाँ पे पैदा होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तब करंट पैदा होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैंने बैटरी तो अटैच कर दी है, अब बताओ यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ कैसे भी। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा आपको पता है, क्योंकि जब मैंने इस बैटरी को अटैच किया तो यहाँ पे एक तरफ क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ है पॉजिटिव टर्मिनल। बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा अभी, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये मुझे पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे ये जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है ना, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, ये पूरे के पूरे कंडक्टर पे हर जगह बैठे होंगे ना लाइन लगा के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही इनको यहाँ पे सेल के साथ हमने जोड़ दिया, तो या फिर पर्टिकुलर एक बैटरी के साथ हमने जोड़ दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहेंगे अरे भैया नेगेटिव आ गया, ये तो भागो भागो यहाँ से। नेगेटिव आया, भागे भागे यहाँ से, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, यहाँ पे इन्हें दिखा पॉजिटिव है तो इन्होंने कहा पॉजिटिव से जाके गले मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर जगह से भाग भाग के कहाँ पर गए, ये गए पॉजिटिव के पास में। तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। लेकिन
अगर नेगेटिव वाले जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है बेसिकली वो वैकेंसीज के फॉर्म में क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर में। जब सेमी कंडक्टर्स आते हैं तो उनमें वैकेंसीज बन जाती हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यही समझ लो इसमें आपकी ये पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, बस ये एक चीज़ समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से दूर भाग के नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, वो होगी आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इधर से इधर जाएगा। ये कौन सा जा रहा है, पॉजिटिव। कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव में, देन ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में आपका हो जाएगा जो पॉजिटिव आपका चार्ज है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज अब इधर से इधर जा रहा है। अब जिस टाइम पे यार ये करंट की इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बात करी ना, करंट की डायरेक्शन वगैरह बताई, तो उस टाइम पे हमें ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। हम बस यही सोचते थे कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो बढ़िया है यार, यही डायरेक्शन होती होगी करंट की। तो एक्चुअली में जो हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं ना, क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो आपकी होती है वो आपकी किसकी डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट। हमेशा याद रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट होती है जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसकी डायरेक्शन में होती है आपकी करंट की डायरेक्शन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे भाग के जा रहे हैं। जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव पे भाग के जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये सब मूव ऑन करना शुरू कर जाते हैं ना, तो ये जो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ मूव करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, तो किसी गति से जा रहा होगा ना, यानी किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब किसी बैटरी इनसे लगाई जाती है तो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं ना उस वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ये भागा चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, जिस गति से भाग रहे हैं, उसको क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल देंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछ लिया फिर से कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है और जो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी कि इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगी, स्पीड की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अपोजिट होगी ना डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की ही डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात यहाँ तक, फटाफट से बोलो हाँ। अब मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है। आपने कभी अगर खेत वगैरह पे काम किया हो या फिर घर पे कुछ काम किया हो कूलर वगैरह का, तो आपको पता होगा कि जैसे कोई एक बसा टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ होता है और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पाइप लगा दिया, तो वो पाइप से पानी बाहर जाएगा, नहीं भी आ रहा तो उसमें थोड़ा सा उसको आप सक करोगे, देन पानी आना बाहर शुरू हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर है, हाई से लो प्रेशर की तरफ जो है वाटर आपका मूव ऑन करना शुरू कर देगा, ठीक है, हाई से लो की तरफ। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब ये बैटरी अटैच की जाती है तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इस तरीके से यहाँ पे आपका एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आके सारा आप चिपक गया है, यहाँ पे आके आपका सारा नेगेटिव चार्ज चिपक गया है, तो एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, ठीक है ना। क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो बेसिकली अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही क्या है, वोल्टेज है, यानी कि इस पर्टिकुलर बैटरी से क्या जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। वोल्टेज को ही हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डिफरेंस ही तो है ये वोल्टेज का, यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसी वजह से करंट पैदा हुआ है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती है क्या यहाँ तक, सारी की सारी बातें पूरी डाइजेस्ट कर लो अच्छे से, ठीक है। अभी तो कहानी और आगे बढ़ने वाली है। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा और ध्यान से समझना, ठीक है। ये हम थोड़ा सा नीचे आए और मैंने आपसे कहा कि यार ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस पूरे सर्किट में क्या करेगा। एक सपोज करो यहाँ से आई करंट बहना शुरू हुआ पॉजिटिव। अब एक बात याद रखना, किसी भी बैटरी से जितना करंट निकलेगा, यानी कि जितना आई आपका निकला है उतना ही आई वापस भी आएगा। तो ये आई करंट निकला है तो यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, यहाँ भी आई रहेगा, ये पूरा आई आई मिलके यहाँ से निकल के पूरा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आई करंट वापस हो जाएगा। अब मैंने कहा यार ये आई करंट यहाँ पे तो बढ़िया है, कहीं कोई इसे हिंड्रेंस मिला नहीं, यहाँ तक ये आ गया। अब यहाँ पे इसने आके यहाँ पे आया,
तो यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हो गए, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, तो ये करंट जो है ना बट जाएगा। सपोज करो ये I इक्वल टू में I करंट जो है वो इक्वल टू में I1 प्लस I2 है, यानी कि दो क्वांटिटी में बट गया। अब I1 करंट तो यहाँ पे बह गया, I2 करंट आपका इधर से चला आ रहा है, देख रहे हो ना ये डायरेक्शन, यहाँ से I2 करंट चला आ रहा है, ठीक है। ये I2 आया 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 यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। ये I2 करंट यहाँ पे आया है, ये I1 करंट यहाँ से आ रहा है, और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 हो जाएंगे, और दोनों मिलके वापस I बना के इसके अंदर समाहित हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी जब सीधा जा रहा है करंट, ठीक है ना, जब सीधी बात हो रही है ना सीधे सर्किट की, तो हमेशा आपका करंट जो है वो थ्रू आउट द सर्किट सेम रहता है, ठीक है। कैसा रहता है, करंट सेम रहता है। क्लियर है इतनी सी बात? बड़े बोलो हाँ, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको दोनों के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर चीज की क्लैरिटी आएगी। अब सपोज करो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं या फिर चार्ज है, ठीक है। ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होती है एक्चुअली में। अब मैंने कहा यार इस चार्ज को यहाँ से लेकर के ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये दो मैंने ए और बी पॉइंट बनाए, और कलर चेंज करूंगा, देखो। अब मैंने कहा इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी पॉइंट तक ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज चला जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव साइड जाना है ना, तो ये जो चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में जितना वर्क डन हुआ है ना, उस वर्क डन को ही हम क्या बोलते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपका क्या हो जाता है, यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए जितना का वर्क लगा है उसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं बेसिकली V से, वोल्टेज होता है, तो V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। समझ में आया, किसी भी दो पॉइंट पे। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा सर हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग हो, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो इससे आपको ये चीज भी समझ में आएगी कि सर जो वोल्टेज होता है ना वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है। सपोज करो एक बल्ब ये लगा दिया मैंने, यहाँ भी दूसरा बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये मैंने दूसरा बल्ब लगा दिया। अब हो सकता है कि इस बल्ब में वोल्टेज V1 हो, इस बल्ब में वोल्टेज V2 हो, क्योंकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कुछ और लगेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन कुछ और लगेगा। समझ पा रहे हो ना बात को? जो चार्ज हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे हो सकता है उससे ज्यादा चार्ज हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो। कैसे? सपोज करो मैंने कहा कि हर जगह इलेक्ट्रॉन बैठे होते हैं, इसी तरह हर जगह पॉजिटिव चार्ज भी होगा। यहाँ पे थे दो पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक तीसरा था, तो जब मैं पहले बल्ब पे लेके जा रहा हूँ ना तो मैं दो पॉजिटिव चार्ज को लेके जाने का मेरा वर्क डन हो रहा है, लेकिन जब मैं इस वाले बल्ब पे आऊंगा ना तो तीन पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे मेरे, यानी कि वर्क डन चेंज हुआ है। इसका मतलब आपका जब भी सीरीज की बात करेंगे ना तो आपका वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होगा, ठीक है। बहुत सारी बातें बताई हैं मैंने इसमें, एक एक पॉइंट को अच्छे से माइंड में क्लियर कर लेना। मैंने कहा जब भी सीरीज है, अब ये क्या है एक सीरीज ही तो चल रही है, सीरीज में आपका करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा। उसका रीजन भी समझ में आया, क्योंकि सर नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो अलग अलग पड़े हुए हैं वायर के ऊपर और वर्क डन उसके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है जूल होती है, चार्ज की कूलाम्ब होती है, इसी तरीके से वोल्टेज की क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूलाम्ब अपॉन 1 कूलाम्ब, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम्ब, ठीक है। इतनी सी बात भी क्लियर हो गई होगी साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वोल्टेज की यूनिट वोल्ट है वो वोल्टा नाम के साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखी गई है, और ये वोल्टा कहाँ के, इटली के थे। तो ये चीज भी एक माइंड में क्लियर रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं आजकल कि साइंटिस्ट कौन से कहाँ के हैं। और ये जो अपने एम्पियर साइंटिस्ट का नाम एम्पियर रखा गया है ना करंट के चार्ज का नाम, तो एम्पियर भी एक एम्पियर साइंटिस्ट थे और ये फ्रेंच साइंटिस्ट हुआ करते थे, इनके नाम पे रखा गया है, ठीक है। फिजिसिस्ट थे ये बेसिकली, तो ये याद रखना ये इटली के थे, ये फ्रेंच के थे। ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, क्लियर है? चलो, यहाँ तक आपकी कहानी क्लियर हुई कि सर वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट फ्लो कैसे होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इतनी सारी बातें आपके माइंड में अब बिल्कुल बैठ गई हैं आराम से, ठीक है। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ न्यूमेरिकल, इनको आप करके देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई एक आपका सर्किट बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जैसा मैंने ऊपर बनाया हुआ था, उसमें दो पॉइंट के बीच में आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा, V की जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, और जो कूलाम्ब है वो 2 कूलाम्ब का चार्ज है, ठीक है। यानी कि 2 कूलाम्ब का चार्ज ले जाने में दो पॉइंट के बीच में कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। वर्क डन मैंने यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है,
तो बताओ भाई कितना होगा। तो अब जैसे मैंने क्या बताया, ये वाला पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट के बीच में मैंने बता दिया पोटेंशियल डिफरेंस 12 का है, 2 कूलम्ब चार्ज ले जा रहे हैं, सपोज कर लो 2 पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सी होता है, तो V आपका 12 है, इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 2 कर दो, तो अपना जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, 24 जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और मैंने आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया, सेकंड वाला न्यूमेरिकल इजी इजी है स्टार्टिंग के। तो अच्छा यार, ये वोल्टेज को विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, विभवांतर, विभवांतर, क्लियर है। तो ये हिंदी वाले बच्चे देख लेना। अब देखो मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक सर्किट है, इस सर्किट में से आपका आई करंट है जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर का करंट, और ये 10 मिनट्स तक बहता रहा, ठीक है ना, 10 मिनट्स तक बहता रहा। तो इसमें मेरा कितना चार्ज बह गया, ठीक है ना, कितना चार्ज जो है Q जो है आपका यहाँ पे बह जाएगा, बताओ। चार्ज की वैल्यू आपको बतानी है, बताओ फटाफट से क्या हो जाएगी। अब मुझे पता है कि Q इक्वल टू आई अपॉन टी होता है, दैट मीन्स आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी हो जाएगा। बस QT है ही है, तो फिर यहाँ पे I की जगह 5 लिख दो, और टाइम आपका कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स का है, ठीक है। तो 5 अपॉन क्या करोगे भाई, अरे सॉरी यार, ये उल्टा लिख गया मैं, वेट अ सेकंड। Q इक्वल टू होता है IT, है ना, यानी कि अपना करंट इंटू में टाइम। तो देखो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम होता है, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर इंटू में 10 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा, 60 इंटू 10, ठीक है ना, ये हो जाएगा सेकंड में, क्योंकि जो ऐसा यूनिट होती है वो हम सेकंड में ले रहे होते हैं ना। तो आपका चार्ज कितना निकल के आ जाएगा, 30, ये हो जाएगा 300, एंड 3000 आपका कूलम्ब का चार्ज यहाँ से बह के निकल जाएगा, ठीक है, कितना, 3000। क्लियर है, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप कर ही सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा मैं बात करूंगा यहाँ पे, अब ये सब कहानी हो गई, अपना सर्किट वगैरह बन गया। अच्छा, सर्किट के सिंबल्स वगैरह तो आपको पता ही होगा कि जैसे 3 वो मैंने बताई दिए, सेल का क्या होता है। देन इस तरीके से अगर आपको कभी दिखे कि ये इसका सिंबल है, तो यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट होता है सर्किट का, ठीक है। और ये देखो ऐसा होगा तो मतलब यहाँ पे क्या है, वायर आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक वायर ये है, ये दूसरा वायर है, दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर ऐसा दिख जाए, ये वायर आया यहाँ से निकल गया, यानी कि दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से निकले हुए हैं, ठीक है, यानी कि जुड़े नहीं है, क्रॉसिंग है ये वायर की, ठीक है। बल्ब का बता ही दिया। अच्छा, अगर ऐसा आपको सिंबल दिख जाए, ऐसा, ठीक है, ऐसा हो, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक एरो दिख जाए, तो इसको बोला जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है उसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध जैसे मैंने सपोज करो बोल दिया कि ये आपका रेजिस्टेंस है 5 ओम का, ठीक है, 5 ओम का है टोटल रेजिस्टेंस। फिर मैंने कहा कि इसे मुझे चेंज करना है, मुझे 2 एम्पियर का ही काम है, तो ये आपका चेंज करके 2 एम्पियर का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का होता है, या तो इसका सिंबल ऐसा रख दो या फिर इसका सिंबल ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ से आके एक ऐसा जोड़ देंगे, तो ये रियोस्टेट होता है, ठीक। इसको हिंदी में बोला जाता है धारा नियंत्रक। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी, एक बार मैं एम्पियर का बता देता हूँ। सॉरी, क्या हो रहा है, ये देखो, अब ये जो है आपका यहाँ पे ये दिख रहा है एमीटर, ठीक है। तो देखो मैंने आपसे कहा कि करंट जो है यहाँ पे सीधा सीधा चला आ रहा है, और पूरे थ्रू आउट द सर्किट आपका करंट जो है सेम रहेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जब ये एमीटर मैंने लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि जो भी करंट आएगा वो इस एमीटर से होके जाएगा, और मेरा करंट यहाँ पे मेजर हो जाएगा। तो मैं जब भी एमीटर को लगाऊंगा, कैसा लगाऊंगा, सीरीज में लगाऊंगा। लेकिन आप देख रहे हो ये जो वोल्ट मीटर है मैंने साइड में लटका रखा है, यानी कि ये जो साइड में लटका रखा है ना, इसे बेसिकली पैरेलल कनेक्शन में बोलते हैं, आगे चल के आपको समझ में आएगा जब हम सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, पैरेलल सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो V है ये क्या करता है, ये होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, इस V को क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। और ये आपके वोल्टेज को मेजर करता है, क्योंकि मैंने बोला सीरीज में वोल्टेज तो सेम है नहीं, हर जगह डिफरेंट है, तो एक जगह लगा के तो हम पता चल नहीं पाएगा। तो जब वोल्ट मीटर को सीरीज में पैरेलल में लगाया जाता है, तब उससे हमें पता चलता है वोल्टेज। अब आप कहोगे सर ये I1 करंट तो आपने यहाँ दौड़ा दिया था, I2 चल रहा है यहाँ पे, ये एमीटर तो I2 मेजर कर लेगा। तो यार ये जो वोल्ट मीटर लगाया जाता है ना, ये करंट नेग्लिजिबल लेता है, ठीक है। ये जो I1 की वैल्यू होगी ना, ये अराउंड 0 होगी, तो जो एक्चुअली में I2 है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल टू I होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, जो वोल्ट मीटर होता है वो उसमें करंट की मेजर, वो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ही मतलब एक हाई होती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो करंट है वो जा ही नहीं पाता है।
ये चीज़ है, इससे करंट फ्लो नहीं होता, वोल्टेज आपका मेज़र हो जाएगा। आगे चल के इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आपको जो फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है याद रखो, एमीटर सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में लगाते हैं। ठीक, रीज़न भी समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, देखो अब यहाँ पे हमारा आ गया ओम्स लॉ, ठीक है ना। अब भाई अपनी पिक्चर में आ चुके हैं कौन, ओम आ चुके हैं, और इनका हमें लॉ पढ़ना है। अब जब यहाँ पे सर्किट में करंट दौड़ाया जा रहा था, सब चीज़ें हो रही थी, तो एक साइंटिस्ट थे ओम, ठीक है ना, ये ओम निकल के आते हैं, और ये साइंटिस्ट थे जर्मन के। क्लियर है, अब ये याद रख लेना, ओम जो है कहाँ के थे, जर्मनी के थे। क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, तो क्या करें, ये भी करना ही पड़ेगा। अब देखो ओम जब आए तो इन्होंने क्या देखा कि एक जब भी आप किसी अच्छे कंडक्टर से, या फिर इन्होंने बेसिकली नाइक्रोम, अच्छा ये याद रखना कि ओम ने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो नाइक्रोम वायर में की थी, ठीक है ना, किसमें की थी, नाइक्रोम वायर में। जबकि एक्चुअली में आगे चल के जब स्टडी किया गया सारे के सारे कंडक्टर को, तो इनका लॉ फॉलो हुआ नहीं सारे कंडक्टर में, लेकिन मोस्टली में हो गया। तो ये सब नहीं पढ़ना है आपको, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, मैं आपको बस थोड़ा जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो बता देता हूँ। ओम्स लॉ ने क्या ऑब्जर्व किया कि इन्होंने कहा यार जब भी हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पे हमने देखा आपका करंट यानी कि आई, तो इन दोनों के बीच में यार सेम, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, क्या देखा इन्होंने, याद रखना, ओम ने नाइक्रोम वायर में ऑब्जर्व किया कि भाई वोल्टेज और करंट जो है आपस में कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, V आपका वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, क्या है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। ठीक है, हिंदी में बता ही चुका हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा। I क्या है आपका करंट है। नाउ V प्रोपोर्शनेट टू I है, तो फिर मैंने कहा ठीक है यार V अपॉन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट हो जाएगा। अरे बोलो हाँ कि नहीं, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा यार अगर ये V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को क्या देखा गया एक्चुअली में, जब भी आप किसी वायर में करंट फ्लो कराओगे या फिर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे, तो वो रजिस्टर करता है, यानी कि वो क्या करेगा, एक विरोध पैदा करेगा। अभी आप देखोगे जैसे कि आपको मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो आपका माइंड विरोध पैदा कर रहा है नहीं कर रहा है, नई चीज़ जब भी आती है तो विरोध पैदा होता है ना, कि भाई नहीं 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 करो। तो इसी विरोध को यहाँ पे देखा गया, इस विरोध की जो वैल्यू है बेसिकली वो क्या कर दी, कि हमने कहा कि ये R है, और यही R क्या है, रेजिस्टेंस है इसकी। तो इस कांस्टेंट को बेसिकली क्या बोल दिया गया, रेजिस्टेंस बोल दिया गया। ठीक है, तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। तो फिर यहाँ से V इक्वल टू क्या निकल के आ गया, IR निकल के आ गया। अब यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस के दो फॉर्मूले पता चले, एक तो होता है वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दूसरा मिल गया हमें कि अगर हमें वायर में ही बात करनी है और हमें वर्क डन वगैरह नहीं पता, चार्ज के बारे में नहीं पता, तो हम यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस और करंट गिवन है तो यहाँ से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात, अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो यहां से यार पिक्चर में अब इंट्रोड्यूस हो चुका है ये आर रेजिस्टेंस। जब ये पिक्चर में इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो हमने कहा यार ये रेजिस्टेंस अब डिपेंडेंट किस पे है, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने देख लिया, कहीं वर्क डन बाई चार्ज पे होगा, या फिर आपका जो भी करंट है रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड होगा, आप मुझे बात बताओ। मैंने आपको बताया ये रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, ये जो भी आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, कंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, वायर हो गया, जो भी है, ये रेजिस्टेंस लगा रहा है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट किस पे होगी, वो उस वायर की या तो साइज पे डिपेंड हो रही होगी, या फिर उसके मटेरियल पे डिपेंड होगी। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं। तो याद रखना, रेजिस्टेंस हमेशा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, लिख लो इसको लाइन को, ठीक है। किस पे करती है आपकी रेजिस्टेंस, हमेशा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। चलो, अब फिलहाल आपने यहाँ तक देख लिया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I आ जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज को अगर मैं बोल दूँ कि ये 1 वोल्ट का है और करंट आपका 1 एम्पियर का है, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर क्या हो जाता है, इसको बोल देते हैं ओम, ठीक है ना। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ये याद रखना। और ओम को डिनोट कैसे किया जाता है, इस साइन से किया जाता है, ग्रीक लेटर है ये, ठीक है। तो ओम ने अपने, क्योंकि ओम ने खोज करी तो अपने नाम पे ही इसका रख दिया यहाँ पे इन्होंने, क्या बोलते हैं, SI यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे इसके आगे बढ़े हम, अब इसके आगे बढ़ते बढ़ते पहुँच गए हैं कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, ये लिख लेना अपने आप से। अब आगे बात करते हैं।
तो मैंने आपको ऊपर बताया कि ये जो भी यहाँ पे आपका कंडक्टर है, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा आपका रेजिस्टेंस। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा? पहला तो इसकी कुछ लेंथ होगी, एल होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर गया? जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है यानी कि एल है आपका। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी आपका वायर होता है, ये जैसे कि वायर है, इसको मैंने जूम करके देखा तो मुझे देखा ये मोटा सा वायर होता है ना, सिलेंडर टाइप का ही होगा वायर। अब इस सिलेंडर टाइप में ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये होता है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे ये सर्कुलर इसका बेस, या फिर आप इसे बेस ही बोलेंगे, ठीक है। सर्कुलर बेस बनता है ना, इसका जो एरिया है क्या होगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमने ये ऑब्जर्व किया। तीसरी बात हमने जो ऑब्जर्व की कि अब ये जो मटेरियल है, इसका जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा। कॉपर की यहाँ पे अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस कुछ और होगी, सिल्वर की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, आयरन की रेजिस्टेंस कुछ और होगी। आप देखते होगे तो पहले बहुत पुराने घर की बात करेंगे ना, महल होते थे जो राजाओं के पहले, तो वहाँ पे जो वायरिंग लगाई गई थी स्टार्टिंग में, सिल्वर वायरिंग लगाई गई थी, क्योंकि सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है ना बहुत कम होता है, तो इससे करंट पूरा पास कर जाता है। अब देखो, सपोज करो यहाँ से मेरा जो प्योर करंट निकला वो 100 एम्पियर का था, लेकिन इस रेजिस्टेंस की वजह से किसी वायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो इसी में खा गया, रेजिस्टेंस में ही वो आपका 40 एम्पियर खा गया, तो बची करंट यहाँ से निकली कितनी? 60 निकल पाएगी ना। तो रेजिस्टेंस जिसकी सबसे कम होती है उसके अंदर से जो करंट फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सिल्वर से सबसे बढ़िया करंट फ्लो होता था, लेकिन कॉस्टली था, लोग उखाड़ के वायर ही ले गए। सपोज करो आपने सिल्वर की वायरिंग लगवाई और आपके लोग वायरिंग ही उखाड़ ले गए, अगले दिन बिजली ही नहीं है। अच्छी बिजली चाहिए थी लेकिन बिजली गायब है, ठीक है। तो वो भी ठीक नहीं है। तो कॉपर वायर अब इसकी जगह यूज होने लगे हैं। सिल्वर से थोड़ा सा कम कंडक्टिविटी होती है इसकी, बट स्टिल काम चलाऊ है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो भी मटेरियल का नेचर है उस पर भी आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। ये बच्चे गलत करके आते हैं, हमेशा याद रखना रेजिस्टेंस 3 ही फैक्टर पर डिपेंड करती है, लेंथ, एरिया, नेचर, और कोई नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शनल बना के पूछेगा ना, वो चौथा कोई और ऑप्शन डाल देगा और आप लोग यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल करके आ जाते हो, ठीक ठीक है। तो फिर हो जाएगा आपका नेगेटिव में। तो ये सब नहीं करना है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब ये किस तरीके से डिपेंडेंट करता है, क्या कुछ इसके प्रोपोर्शंस हैं वो देखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। लेकिन जब एरिया को हमने ऑब्जर्व किया ना, तो हमने देखा जितना मोटा वायर होगा उतनी ही उसकी कम रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस उसकी घटती जा रही है। तो आप देखोगे जैसे जो हाई वोल्टेज वाले वायर होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए, ठीक है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये एरिया के। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मिला दें हमें क्या मिल जाएगा? आर इज प्रोपोर्शनेट टू एल अपॉन ए, जो कि एल है लेंथ, ए है एरिया, ठीक है। अब हमने देखा यार यहाँ से प्रोपोर्शनेट साइन तो हटाना है, तो प्रोपोर्शनेट साइन को हटाया और यहाँ पे एक वर्ड हमने, एक सिंबल हमने यूज करा। ऐसा सिंबल होता है ये बेसिकली, और इसको बोलते हैं रो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रो, या फिर इसको रजिस्टिविटी भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टिविटी। ध्यान देना, आर से क्या है? रेजिस्टेंस है, रो से आपका है रजिस्टिविटी। सिंबल का नाम होता है रो, ठीक है। इनटू में एल अपॉन ए, ठीक है। ये एक बेसिक फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस का, याद रखना। ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन बना के पूछ लेगा, लेंथ दे देगा, एरिया दे देगा, रजिस्टिविटी दे देगा, कह देगा रेजिस्टेंस बता दो, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब मैं आपको अच्छा, हिंदी में रजिस्टिविटी को वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोधकता, रोधकता, क्लियर है। तो ये हिंदी हो गई, और इसे वैसे रजिस्टिविटी बोला जाता है, या फिर इसे इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी कुछ भी बोल सकते हो। नाउ इसकी जो एसआई यूनिट है, याद रखना कि रो की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है महो, ठीक है ना। क्या होती है? महो होती है, या फिर आप इसे ओम इनवर्स बोल दो, ठीक है। अरे यार, ये सॉरी, ये आपका रो की नहीं होती है यार, ये तो कंडक्टेंस की होती है, ठीक है। कंडक्टेंस जो कि आपका जी होता है, कैपिटल जी उसकी होती है। ये थोड़ा सा इसे बाद में करेंगे, पहले रजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो देखो, रजिस्टिविटी की अगर हमें ऐसा यूनिट देखनी हो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है?
ओम होती है, देन आपका एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन में लेंथ मीटर में हो जाएगी, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रजिस्टर अपना जो रजिस्टिविटी है इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर होती है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्लियर है। अब दूसरी बात क्या है कि जो रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी ये दोनों ही क्या है, किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रजिस्टिविटी बढ़ती घटती जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही किस पे करेंगी, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी, ये फैक्टर भी याद रखना है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है आपका रजिस्टिविटी के ऊपर। जैसे मैंने आपसे बोला ये एक एलॉय है, एलॉय समझते हो ना, कोई एक मिश्रण होता है। एलॉय है आपका कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है ना। कौन सा है, कॉन्स्टेंटाइन है। कॉन्स्टेंटाइन किन दो मेटल से मिलके बना होता है, तो इसमें आपका एक तो कॉपर होता है, दूसरा निकल होता है। ठीक है, कॉपर यानी कि सीओ, निकल यानी कि एनआई, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होंगी। नाउ एलॉय जैसे कि ये कॉन्स्टेंटाइन है, ठीक है ना, तो अगर हम कॉन्स्टेंटाइन की बात करेंगे इसकी रजिस्टिविटी हायर होगी। ठीक है ना, इसकी रजिस्टिविटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर एंड जो आपका निकल है इसके कंपैरिजन में। अगर हम बात करें, अगर अकेले कॉपर की आप रजिस्टिविटी देखोगे तो वो कॉन्स्टेंटाइन की रजिस्टिविटी से कम होगी, यानी कि इंडिविजुअली जो मेटल्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेरेटिव टू देयर एलॉयज। निकल की, कॉपर की अगर इन्हें इंडिविजुअली देखें, अलग अलग देखें, तो इनकी रजिस्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू कॉन्स्टेंटाइन। बात क्लियर है, दिमाग में इतनी सी बात घुसती है क्या। ठीक है, तो जो आपका जो टंगस्टन है, ठीक है ना, टंगस्टन एलिमेंट है, आपको पता ही होगा, ये बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, बिकॉज इसकी रजिस्टिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। क्लियर है, तो ये चीज़ें हैं। नाउ अब जो हम अगली वाली क्लास में देखेंगे वो देखेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, रेजिस्टेंस इन मतलब जो भी सर्किट है, एक सीरीज का सर्किट बनता है, एक पैरेलल सर्किट बनता है, बस इतनी सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको देखना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, देन हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है, तो ये चीज़ें और करनी है। आई होप अभी तक का जो पूरा का पूरा सेशन है आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा, सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिवाइज कर लेना, सब कुछ आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए अगली क्लास आने तक। ठीक है, तो बस इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से मेहनत करते रहो और कुछ भी हो जाए मेहनत करना मत छोड़ना, चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहो, मैथ वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैथ के अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ अच्छे से करके जाना। तो सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।